जय हिंद दोस्तों। मैं अजय कुमार सिंह आप सभी को आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल दोनों के लिए एक सेम सिलेबस में फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और ये इस टॉपिक से फिजिक्स से दूसरा वीडियो जो है अभी हम बनाए हैं। इससे पहले इस टॉपिक पर एक वीडियो है और उसको भी देख लीजिएगा। और पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल के संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप एक और वीडियो बनाए हैं कि पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है, पारा मेडिकल का सिलेबस क्या है, किसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो वीडियो भी हम कमेंट में डाल देंगे, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रकाशिकी के बारे में। ये मेरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए पॉलिटेक्निक से रिलेटेड या पारा मेडिकल से रिलेटेड कि कैसे तैयारी करना है, किसे फार्म भरना चाहिए, लड़का को भरना चाहिए, लड़की को, साइंस को, मतलब आपको कुछ भी परीक्षा से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और आप अपनी तैयारी के लिए स्टडी हाउस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर ढेरों टेस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो चलिए, प्रकाशिकी में जो था पिछला क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि प्रकाशिकी में क्या है कि एक वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जो प्रकाश स्रोत होता है, जब इससे प्रकाश निकलता है तो यह प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में भी गमन कर सकता है और तरंग के पथ में भी गमन कर सकता है। तो जो ये निकल के जा रहा है तो इसको प्रकाश कहेंगे। और यही प्रकाश किसी न किसी वस्तु से जाकर क्या होता है, टकराता है। और जिस वस्तु से प्रकाश टकरा रहा है, यह वस्तु से प्रकाश टकराने के बाद पार भी जा सकता है, पार नहीं भी जा सकता है, और कुछ पार हो सकता है, कुछ पार नहीं। मतलब अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी, तीन प्रकार की वस्तु आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया गया है। आज उसी में हम लोग आगे चल रहे हैं कि जब वस्तु क्या हो, अपारदर्शी हो। अपारदर्शी कहने का सेंस क्या है कि वस्तु से प्रकाश इस पार नहीं जा रही है, तो जब पार नहीं करेगी तो वस्तु पर प्रकाश यहीं पर रुक जाएगा और यहाँ पर टकराने के बाद प्रकाश इधर की तरफ लौट सकता है। तो इस आधार पर अपारदर्शी वस्तु जो होती है दो प्रकार की होती है, एक जिसकी सतह खुरदरी होती है और एक जिसकी सतह चिकनी होती है। ठीक है। खुरदरी और सतह, खुरदरी सतह और चिकनी सतह कहने का मतलब, चिकना कहने का मतलब यहाँ पर चमकीला से, ऐसा जो सतह शाइन करता हो, यानी जो चमकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह सतह चमकीली हो और ऐसा भी हो सकता है कि वह सतह चमकीली न हो। तो जो सतह चमकीली नहीं होती है उसकी सतह ऐसे खुरदरी होती है। ठीक है। और जो सतह चिकनी होती है वह एकदम सीधे रहे। ठीक है। तो आपको जो अपारदर्शी वस्तु होगा उसकी सतह या तो खुरदरी होगी या तो चिकनी होगी। और जब कोई खुरदरी सतह होगी, इस पे जब प्रकाश पड़ेगा तो यह टकराने के बाद जिधर नहीं तिधर किसी भी दिशा में जा सकती है, यह सभी दिशाओं में फैलेगी। लेकिन अगर सतह चिकना होगा तो जब प्रकाश की किरण पकड़ेगी, इस सतह से टकराएगी तो एक निश्चित दिशा में मुड़ती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब खुरदरी सतह हो, तो यानी कोई ऐसी अपारदर्शी वस्तु जिसका सतह चिकना न हो, तो जब प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ेगी तो इसके कुछ भाग को यह अवशोषित करके बाकी भाग को सभी दिशाओं में लौटा देता है। तो इस घटना को कहा जाता है प्रकीर्णन। क्या कहा जाएगा? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के लिए क्या होना चाहिए? वस्तु अपारदर्शी होनी चाहिए, मतलब आर पार न देखी जा सके, और उसका सतह जो होना चाहिए खुरदरा होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए। और जब क्या हो, वस्तु अपारदर्शी हो और सतह इसका चिकना हो, तब जाके जो घटना होती है उसको कहा जाता है परावर्तन। और आज की इस वीडियो में हम लोग का मेन टॉपिक यही दोनों होगा कि प्रकीर्णन क्या है, कैसे काम करता है, इस पे सवाल कैसे आते हैं, और परावर्तन क्या होता है और इस पे सवाल कैसे आते हैं। तो पहला बात आप समझे कि चाहे परावर्तन की घटना देखने को मिले चाहे प्रकीर्णन की घटना देखने को मिले, यह दोनों घटना कैसी सतह पर मिलती है? अपारदर्शी वस्तु में देखने को मिलती है। अगर वस्तु पारदर्शी होगी तो ना उसमें प्रकीर्णन होगा ना उसमें परावर्तन होगा। ठीक है। दूसरी बात कि प्रकीर्णन है, इसके लिए सतह खुरदरी होनी चाहिए, मतलब चमकीली सतह नहीं होनी चाहिए। और परावर्तन के लिए सतह चमकीली होनी चाहिए। जैसे कि दर्पण की जो सतह होती है चिकनी होती है। आप बर्तन देखते हैं, बर्तन की जो सतह होती है वह चिकनी होती है, चम्मच की सतह चिकनी होती है। तो जो सतह चिकनी होगी वहां पर परावर्तन, और जो सतह चिकनी नहीं होगी, जैसे दीवार सतह चिकना नहीं होता है, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? प्रकीर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले ऊपर वाला में प्रकीर्णन समझते हैं, उसके बाद हम लोग परावर्तन समझेंगे। ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा लोगों को भी शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल की तैयारी के बारे में समझ सके। और बहुत जल्द आप लोग का क्लास जो होगा, लाइव क्लास चालू होगा। जैसे ही चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होता है तो चैनल पर लाइव नहीं हो सकता है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम लोग वीडियो को लाइव भी क्लास ले सकें, ठीक है। तो अगर प्रकीर्णन की बात करेंगे तो प्रकीर्णन कब हो रहा है? जब सतह खुदरी है तब। अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा क्या होगा इसका, कि जब प्रकाश की किरण कैसी वस्तु से टकराती है? अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो कुछ भाग को क्या करता है, वह अवशोषित कर लेता है। जैसे कि अगर हमारा ये शर्ट तो ऐसे ब्लैक है, अगर मान लीजिए किसी दीवार पर ही, दीवार पर जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या सारा का सारा भाग तो लौट नहीं जाता है? जितना प्रकाश दीवार पर जाएगा उसका कुछ भाग क्या कर लेता है, वह अवशोषित कर लेता है। और जब अवशोषित कर लेगा तो बचा हुआ भाग को क्या करेगा, सभी दिशाओं में फैला देगा। और सभी दिशाओं में जब फैला देता है तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। प्रकाश आएगा, सतह से टकराएगा, कुछ भाग ही अवशोषित कर लिया और बाकी भाग को सभी दिशाओं में क्या कर दिया, फैला दिया। जितना संभव दिशा है उसमें फैला देगा, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल घटना से समझते हैं कि प्रकीर्णन कैसे उसके सवाल आते हैं। जैसे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला क्या आएगा कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। देखिए, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका प्रकीर्णन सबसे कम। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। ठीक है, ये सवाल भी पूछता है बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्यों क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, और सबसे अधिक होता है किसका, लाल रंग का। और पारा मेडिकल वगैरह में तो सीधे ये सवाल पूछ देता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है या किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यदि ऑप्शन में बैगनी नहीं दिया होगा तो आप चूज करेंगे नीला रंग को। ठीक है, आपको सवाल में यदि ऑप्शन में बैगनी नहीं दिया रहेगा तो नीला रंग का भी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन प्रीफर बैगनी को किया जाएगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। हमारे पास जो है, आप देखे होंगे आकाश का जो रंग होता है वह नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला भी क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। ठीक है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे पूछता है। क्या पूछता है कि अगर चांद के प्रकीर्णन की घटना जो होती है, चांद के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, चांद जो होता है सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता है। तो होता क्या है कि चांद की सतह जो होती है वह खुदरी होती है। ठीक है, अब तुम लोग ऐसे तारीफ में जो होता है कहते भी होगे मैडम लोग को अपने की, कि तुम जो है आज चांद की तरह दिख रही हो। तो चांद की सतह जो खुदरी होती है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसका सतह क्या है, खुदरा है, बस पुट्टी मार के वो क्या हो रहा है, चमक रहा है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह चांद पर जो होता है पड़ता है। तो यह क्योंकि सतह खुदरी है तो यह क्या करेगा, कुछ प्रकाश को अपनी सतह पर सोख लेगा और बाकी भाग को सभी दिशाओं में फैला देता है, जिसके कारण से प्रकाश पृथ्वी पर भी पड़ेगा तो पृथ्वी पर यह कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, प्रकीर्णन। सूर्य का प्रकाश जब चांद पर पड़ेगा तो वह प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि क्या होगा कि कोई भी वस्तु जो हमको दिखाई देती है वह किस घटना के कारण दिखाई देती है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए इस सेव को हमको देखना होगा तो कब देखेंगे, हमको टार्च मारना पड़ेगा या प्रकाश पहुंचाना पड़ेगा। कहां पर, जब प्रकाश सेव पर पड़ेगा और पड़ने के बाद यहां से टकरा कर हमारी आंख पर आएगा, तब जाके यह सेव हमको दिखाई देगा। और अगर टकरा कर हमारी आंख तक अगर नहीं पहुंचेगा तो यह सेव हमको दिखाई नहीं देगा। तो कोई भी वस्तु हमको तभी दिखाई देती है जब क्या होता है, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वहां से प्रकीर्णन के बाद हमारी आंख तक आता है, तो वह वस्तु हमको दिखाई देगी, अन्यथा वह वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। आई होप अब प्रकीर्णन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकीर्णन क्या होते हैं और इसके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। प्रकीर्णन किसी भी अपारदर्शी वस्तु में अगर हम उसको देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रकाश उस पर पड़ा और वहां से टकरा कर हमारे पर कोई चीज से प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो वह चमकती हुई ज्यादा दिखाई देगी। जैसे वो सफेद रंग होता है,
सफेद रंग का अगर कोई नया नया रहेगा तो चमकता हुआ ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि ज्यादा प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है, अब अगर आगे चलेंगे तो हम लोग को पढ़ना है परावर्तन के बारे में। प्रकीर्णन हो गया तो परावर्तन देखते हैं। परावर्तन क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए। जैसे कि ये दर्पण है, एक चिकना सतह, तो प्रकाश आएगा टकरा कर फिर लौट जाएगा, तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन के लिए कंडीशन क्या है कि सतह चिकना होना चाहिए। अगर किसी अपारदर्शी वस्तु का सतह चिकना या चमकीला होगा तो प्रकाश डालने पर क्या होगा? उसमें परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें कुछ टर्म होते हैं कि जो प्रकाश परावर्तित हो रही है, तो जो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो इसको कहते हैं आपतित किरण, जो लौट के जाती है उसको परावर्तित किरण, ये जिस बिंदु पर टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और इस डाले गए लंब को कहा जाता है अभिलंब। ये सब आप 10वां क्लास में भी पढ़े होंगे और इसी लेवल पे सवाल भी आते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग आगे चलते हैं। और परावर्तन आई होप समझ में आ गया होगा कि शीशा से टकराया प्रकाश और लौट के चला गया, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? परावर्तन कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको लेकर परावर्तन को लेकर 2 नियम बनाए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। एक ऑब्जेक्टिव सवाल ये भी होता है कि परावर्तन के कितने नियम होंगे? तो 2 नियम होंगे। और इसको लेकर क्या है पहला नियम भाई? तो पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित मतलब आने वाली किरण, परावर्तित मतलब लौट के जाने वाली किरण, और आपतन बिंदु यानी जिस बिंदु पर टकरा रही है, तीनों क्या होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए। तो क्या होगा कि ये हमारे प्रकाश की किरण आपतित किरण है, यह लौट के जाने वाली किरण है, और ये क्या है? अभिलंब है। होता क्या है कि अगर हम ऐसे प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश इसी तल में इधर जाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रकाश यहाँ से टकराकर इधर के तरफ बाहर की तरफ आ जाएगी, ऐसा होता नहीं है। अगर यक्ष की तरफ से ऐसे जाएगी तो टकराने के बाद ऐसे आएगा। ये नहीं है कि प्रकाश ऐसे हम डालेंगे तो टकरा के ऐसे भाग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तीनों क्या होना चाहिए? एक ही तल में होता है। हमेशा प्रकाश की किरण को ध्यान रखेंगे, जिधर से प्रकाश आएगी जिस तल में, उसी तल में लौट के जाएगी। अगर हम ऐसे टार्च में प्रकाश डालेंगे तो इधर ही निकलेगी, और जब हम आगे से ऐसे प्रकाश डालेंगे शीशा पर, तो शीशा पर जब प्रकाश क्या होगा? हम इधर से डाल दिए, ऐसे प्रकाश डालेंगे तो टकराने के बाद इधर भागेगा, आगे से डाल देंगे तो पीछे की तरफ जाएगा। होता है। ठीक है, तो यह जो होता है इसका पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? कि दूसरा नियम है हमारे पास में आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण कौन सा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण होता है इसको आपतन कोण कहेंगे, और इधर वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये 2 परावर्तन के नियम के हैं, और इस पे जो होते हैं सवाल भी आते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं और कैसे सवाल आते हैं अब उसको समझते हैं। और यहीं से जो होता है मेन जो सवाल होता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का, यहीं से अब आगे पूछते चले जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग बेसिक सीखे थे, वहां से ज्यादा सवाल नहीं आता है, तो यहाँ से आगे सवाल आएंगे। पॉलिटेक्निक के लिए इसमें इस टॉपिक पर 5 वीडियो आएंगे, और पारा मेडिकल के लिए, क्योंकि पारा मेडिकल में ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि उनका सिलेबस में ज्यादा चैप्टर है, कम कम करके पढ़ना है। ठीक है, तो उनके लिए 3 वीडियो में ये जो टॉपिक होगा खत्म हो जाएगा। लेकिन पॉलिटेक्निक के लिए 2 वीडियो एक्स्ट्रा में डाले जाएंगे। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप कोई वस्तु समतल दर्पण रहेगा तो उस समतल दर्पण के सामने अगर खड़ा होंगे तो उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु है। जैसे कि अगर 10 मीटर की दूरी पर अगर दर्पण से कोई वस्तु खड़ा है तो प्रतिबिंब भी कितना मीटर की दूरी पर बनेगा? 10 मीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, अब इस पे सवाल भी पूछ देता है कि एक वस्तु चाहे कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताएं। सवाल क्या है? सुनिए, सवाल है कि एक व्यक्ति दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर। जैसे कि ये दर्पण है, व्यक्ति जो है कितना मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। तो आपको बताना है प्रतिबिंब के बीच में और वस्तु के बीच में कितनी दूरी होगी। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है 5 मीटर, और ऑप्शन बी है 10 मीटर, ऑप्शन सी है हमारे पास में 15 मीटर, और ऑप्शन डी है 0 मीटर। क्या ऑप्शन होना चाहिए? कमेंट करके बताइए जल्दी से कि यहाँ पर हमारे पास में दर्पण से 5 मीटर दूर अगर वस्तु खड़ा है तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में कितनी की दूरी होनी चाहिए। आंसर क्या होगा?
5 या 10, कितना होना चाहिए? 10 मीटर। आंसर क्या है? सही है। कैसे सही है भाई? क्योंकि 5 मीटर दूरी दर्पण से आदमी का, 5 मीटर इधर का भी, 5 मीटर और 5 मीटर कितना मीटर? 10 मीटर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, कब? जब समतल दर्पण रहेगा तब। नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि जब कोई वस्तु अगर चल रहा है, तो अगर जैसे कि ये घोड़ा दर्पण के सापेक्ष चल रहा है, तो घोड़ा अगर भी के चाल से चलेगा तो घोड़ा पर बैठा व्यक्ति को ये जो होगा कितना के चाल से चलता हुआ दिखाई देगा? 2v के चाल से चलता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे कि अगर ये घोड़ा का बोल दिए कि 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो इस पे बैठा है आदमी चाहे घोड़ा के सापेक्ष में उसका प्रतिबिंब कितना से दिखाई देगा? 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका चाल क्या होता है? वस्तु के सापेक्ष में दोगुना हो जाता है। इसका चाल भी तो इसका चाल 2v, 5 तो 10, 10 तो 20। कब? जब इस वस्तु के सापेक्ष में पूछेगा तब। लेकिन अगर सवाल वस्तु के सापेक्ष में न पूछ के कि अगर ये घोड़ा 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो बाहर कोई बैठा है, घोड़ा पर नहीं, दूसरा कोई है, तो अगर वह देखेगा कि प्रतिबिंब किस चाल से चल रही है, तो जो वस्तु की दूरी होती है वहीं प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। तो अगर घोड़ा 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो वस्तु भी, इसका प्रतिबिंब भी कितना मीटर प्रति सेकंड से चलेगा? 5 मीटर प्रति सेकंड से चलेगा। कब? जब बाहर से अध्ययन करेंगे तब। लेकिन अगर घोड़ा के सापेक्ष में चाल पूछेगा तो इसका चाल भी होगा, तो इसका चाल हो जाएगा 2v। दोनों बात समझ में आया? अगर घोड़ा पर बैठे रहेंगे तो वह रेस्ट में मानेगा, तो खुद के सापेक्ष उधर वाला तेज चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई बाहर है जो घोड़ा पर नहीं है, खाली खड़ा होकर देख रहा है, तो वह देख रहा होगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा? सेम चाल रहता है। ठीक है, इस पे सवाल भी है आपको क्वेश्चन, जब आप टेस्ट का प्रैक्टिस करिएगा तो उसमें सवाल भी है, उसको भी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल भी इस पे कराएंगे तो वो और बेटर हो जाएगा आपके लिए। तीसरा पॉइंट होता है कि दो समानांतर दर्पण है। कैसे दर्पण है? समानांतर, एक दर्पण और दूसरा। अगर इनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? अनंत होती है। कहने का मतलब एक वस्तु यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा और इस दर्पण में भी बनेगा। उसी प्रकार से जो फोटो यहाँ पर बना होगा तो उसका भी इधर फोटो बनेगा, फिर यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों का फोटो इधर भी बनेगा। ऐसे ही कहानी दोनों तरफ चलते चले जाएगी। जैसे कि इस बच्ची को ही देखिए, यह बच्ची शीशा के सामने खड़ी है, इसके इधर भी एक शीशा है, तो इसका आगे वाला चेहरा तो इस वाले शीशा में दिख रहा है, लेकिन इसका पीठ जो होगा इस शीशा में दिखेगा, और ये जो होगा शीशा में जो फोटो है यहाँ पर दिख रहा है, फिर उसका प्रतिबिंब इधर वाले में, फिर इधर वाले में, ऐसे ही करके क्या हो रहा है? प्रतिबिंब अनंत तक दिखाई देती है। कब? जब दो दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखेंगे तो बीच में रहेगा तो इधर भी फोटो बनेगा, इधर भी फोटो, फोटो का फोटो, फोटो का फोटो बनते चला जाएगा। तो ऐसे में दो समानांतर दर्पण के बीच में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, कब? जब दो दर्पण अगर समानांतर रहेंगे तब। लेकिन अगर समानांतर नहीं हुए तो हमारे पास में यदि किसी कोण पर दो दर्पण को रख दिया गया, एक दर्पण दूसरा दर्पण, ये एक दर्पण है और ये एक दर्पण है, दोनों दर्पण को किसी कोण थीटा पर रख दिए, तब कितना कोण बनेगा? तो बनेगा 360 बटे में थीटा। ठीक है, और एक इसका फॉर्मूला होता है 360 बटे में थीटा -1। ये यदि विषम संख्या है, अगर हमेशा ध्यान रखेंगे प्रतिबिंब जब दो दर्पण के बीच में बनेगा तो हमेशा विषम संख्या में ही बनेगा। तो थीटा बटे में 360 की विषम संख्या में आया, आंसर सही है। लेकिन अगर विषम संख्या में न आकर सम संख्या में आ गया, तो अगर सम संख्या में आएगा तो थीटा बटे में 360 में एक घटा के उसको विषम कर देंगे। जैसे अगर 5 आ गया, थीटा बटे में 360 कितना आया? 5, तो इसको अब घटाने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही काम है। लेकिन अगर 6 आ गया तो 6 में से एक घटा के कितना कर देंगे? 5। ठीक है, समझ गए? अगर समानांतर होगा तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी, और अगर किसी को थीटा पर होगा तो हम निकालेंगे 360 बटे में थीटा। अगर विषम होगा तो ठीक है, और सम होगा तो एक कम करके उसको विषम कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके इस पे सवाल बनते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, यदि किसी दर्पण में थीटा डिग्री का कोण को घुमाया जाए, कि दर्पण पहले ऐसे था, इसको ऐसे घुमा दिए, कितना डिग्री पर? थीटा डिग्री पर। तो जब थीटा डिग्री पर घूमेगा तो यहाँ पर जो अपवर्तित किरण होती है
ये जो किरण होगी कितना डिग्री घूम जाएगी, 2 थीटा डिग्री घूमती है। जैसे कि एक सवाल है, ये एक समतल दर्पण है जिसमें आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण का मान जो है 10 डिग्री है। कितना डिग्री, 10 डिग्री। चाहे हम 10 डिग्री छोड़ के हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। अगर दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया गया, कितना डिग्री घुमा दिया गया भाई, 10 डिग्री। और 10 डिग्री अगर घुमाएंगे तो इसमें कितना डिग्री का परिवर्तन होगा, तो अगर इसमें 10 डिग्री का परिवर्तन करेंगे तो कितना डिग्री का परिवर्तन होगा, तो उसके दूना 20 डिग्री का परिवर्तन हो जाएगा। परावर्तन कोण में 20 डिग्री का परिवर्तन होगा। 30 से घट के अगर इधर की तरफ करेंगे तो कम होगा और इधर की तरफ करेंगे तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं कंसेप्ट जिसको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल इस पे बनता है, वह पूछता क्या है कि अगर एक कोई वस्तु है उसको अगर पूरा अपना शरीर देखना होगा, जैसे मान लीजिए इसी लड़की को अपना पूरा शरीर देखना है, तो इसको कितना बड़ा दर्पण लगेगा ताकि यह पूरा शरीर को देख सके, तो उसका कम से कम क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अगर 6 फुट का लड़की है, कितना फुट के, 6 फुट का, तो दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए वह उसके आधा 3 फुट का होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी वस्तु को उसका पूरा अगर फोटो देखना है तो कम से कम उसके आधा हाइट का दर्पण रहेगा, तो तभी पूरा देख पाएंगे, और नहीं तो खाली चेहरा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कल के क्लास में आप लोगों को इस समतल दर्पण से संबंधित जो भी सवाल आ सकते हैं, जो बन सकते हैं पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल में, कल के क्लास में उसको कराया जाएगा। दोनों वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा ताकि जब आपको सवाल कराया जाए तो सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।